अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग वैसे है नहीं है, आज बनता है, अभी it's not तक a good जलन हो morning। रही है जो कल हुआ है। बहुत ही बुरा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला। इस पे हमने नादिया देखा मैच देखा है क्या बोले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो वैसे जज्बाती हूँ, जो है मुझे रोक लो, ना ही मैं बोलूँ। लेकिन ये कि 2-3 दिन गुजर गए होते ना तो शायद हम थोड़ा सा बेहतर रिलैक्स हो चुके होते। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा बात है। बहुत ही फजूल किस्म का जो है मैच हुआ कल। जो हमने अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखी, शदीद दुख हुआ। कितने लोगों के जज्बे थे, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं है भाई। आप खेल के तो जीतो ना, खेल के तो हारो ना। वो नजर ही नहीं आ रहा कि आप कंपेटिटिवनेस आपके अंदर है ही नहीं, कुछ खेल रहे। खैर अब पाक इंडिया मैच की हम बात करेंगे क्योंकि ज्यादा हमने बात करनी है, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे। मैं बता दूं हम सब बहुत तपे में। बिल्कुल ऐसे ही, सबको गुस्सा है और गुस्सा जायज है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दूसरा फिर हम राशिद और पंजाब में फ्लड की सूरत हाल, हमारे लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे मुल्तान में और सिंध की क्या सूरत हाल है। फिर हम समिया हिजाब केस उसमें जो पेश रफ्त हुई, बिल्कुल वो कहाँ से किस तरह से समिया हिजाब का केस शुरू हुआ और अब इस तरफ आ गया है कि हमदर्दी और जो सिंपैथी एम्पैथी थी वो भी लोगों की बदल गई है। वो ये क्या हो रहा है इस केस के साथ? बिल्कुल ऐसे ही। तो इस केस की हम बात करेंगे। अच्छा फिर आगा खान की डॉक्टर हैं दुआ अली खान, जिनकी बुक को बड़ी रिकग्निशन मिली है। वो क्या रिकग्निशन है और किस पर आ चुकी है हमारे शो पे? जी पहले आ चुकी है हमारे पास। चलो जी, इन्होंने थोड़ा सा हौसला दिया हमें, बड़ी अच्छी बात है कि अमेज़ॉन पे उनकी मोस्ट सेलिंग बुक है और मेडिकल पे है, बड़ी अच्छी बात है, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। और फिर हम इसराइली जारियत की बात करेंगे, कतर पर जो हमला हुआ उसके बाद वैसे तो नजर आ रहा है बयानात की हद तक और फिर इजलासों की हद तक तो बड़ी एक्टिविटी नजर आ रही है। बहुत ज्यादा इतना हैपनिंग ये वीकेंड में इतना कुछ हुआ है। मैं बताऊं पिछले 4 दिन में आपके 3 तो प्राइम मिनिस्टर्स दुनिया से जो हैं वो जो दुनिया, फ्रांस में, जापान में, नेपाल में, वो चेंज हो गए। मैं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आया है जो कि सालों में आता था, वो दिनों में आ रहा है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। बिल्कुल। तो ये कि इसकी कतर और इसराइल की सूरत हाल को लेकर ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी और ओआईसी का 2 रोज़ा इजलास भी जारी है और उसमें बड़े ऐसे बयानात आ रहे हैं कुछ अजीब अजीब। कतर के वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं नादिया जी? वो ये कह रहे हैं कि अब हमें सोचना होगा कि हमें भरपूर जवाब देना चाहिए। वो कतर के वज़ीर आज़म है, बिल्कुल, जिनके ऊपर हमला हुआ है जी। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि भरपूर जवाब देना चाहिए हमें। अब भाई आप दें, आपको रोक कौन रहा है? बात यह है ना, वो किससे कह रहे हैं? कतर के वजीर आजम, कतर पर हमला किया इसराइल ने, सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया और वो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि अब हमें भरपूर जवाब देना चाहिए। किनको कह रहे हैं? कौन देगा जवाब उनके साथ? भरपूर खुद दें आप जवाब। अब ये अच्छा हुआ कि थोड़ा सऊदीया का भी उसमें से बयान आया, उनकी सपोर्ट फॉर कतर। हर एक ने कंडेम किया इजराइल के अटैक को ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कि यूएई का भी थोड़ा सपोर्ट, यूएई की सपोर्ट, ये भी अच्छा हुआ कि एटलीस्ट दे वोकल बात कर रहे हैं, वहां जाके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक्शन का टाइम नहीं आ गया। बट मुझे लगता है जोहेब ये लास्ट है। ये लास्ट है। अभी तक हमने देखा, बाद अगर कुछ हुआ जो कि होगा पता नहीं वैसे। अभी तक तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। मैंने बहुत कोशिश की कल भी निकालने की कि वज़ीर ख़ारजा इजलास में कुछ निकले या फिर कोई अभी ओआईसी के सरबराही इजलास में, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया मुझे अमली तौर पर। सिर्फ जिसको चाहे अटैक करके जो है मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब कब रिएक्ट करेगा मुस्लिम वर्ल्ड? ये सवाल सबके जहनों में है और अब हर जगह यही बात हो रही है। इशू अब पूरी दुनिया का एक ही हो गया है कि इजराइल का क्या किया जाए, बिल्कुल ऐसे, इसको कैसे जो है तबाह किया जाए, कैसे रोका जाए। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं जरा क्रिकेट की बात हो जाए। रिवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। 1 बाय 1 थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। ये पहले सायम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे। मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहाँ खेलना है, पता नहीं कहाँ है, मैं कहाँ आ गया यहाँ पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूँ, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप किया। आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये आपके मोहम्मद नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल पैड पे लग गई। आहा,
ये आपके हैं कौन? साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है। नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। नोमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुस्सा आ रहा है शदीद। कल का मैच देखा? एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या ना एम्बैरेसमेंट ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूं कि आवर ओन क्रिकेट हैज बिकम एम्बैरेसिंग एंड इट इज सोर्स ऑफ रिच एम्बैरेसमेंट। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीमें वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं। फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा वो है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। साइम अयूब के एटीट्यूड के नज़र आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहाँ से है नोमान भाई? कहाँ से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आयरनी आई है, रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं। हमने बहुत मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ। बाबर की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका? नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की। नहीं सर, सुन तो ले आप, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो 2 टांगों में खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहाँ तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूँगा। उसने जिस वक्त देखा कि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फ़हीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा बैटर है, उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो 1 डायमेंशनल हो जाता है और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मजाक खेज बात नहीं है। वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन है। उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया आया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नोटिंगम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोल्ट ने किया और जो जॉस बटलर ने किया, दैट इज़ मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स से अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता है ये तो क्रिकेट ही नहीं है। ये तो और ये मैं बताऊं, ये अब स्पोर्ट नहीं रही है एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न्ड। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज, मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉक में लेके चले जाऊंगा। ICC का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है
और उसका एक क्लॉज है 2.1.1, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, failure to maintain positive atmosphere, lack of self-discipline, not congratulating the teams, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिनलाइज होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने जो कल किया है, उससे पहले एक और ब्लंडर हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी का मैच रेफरी है, उसने मना कर दिया था सलमान अली आगा को कि टॉस पे अपने हाथ नहीं मिलाना। तो जो आईसीसी के कस्टोडियंस हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए हैं, वो खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि उनका आज बस वो तो वायलेट देखें नुमान भाई, जो तगड़ी टीम होती है ना, जो जीत रही होती है, फिर उस चलती भी उसी की है। ठीक है, इस पे पेनल्टी आप कह रहे हैं नुमान भाई होनी चाहिए और होती है। पेनल्टी तो होनी चाहिए, नहीं पिनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जे शाह साहब बैठे हुए हैं आईसीसी की चेयर। अच्छा, दूसरी चीज ना शेक हैंड्स करना, और फिर वो जो उसने हरकत की है आके, एक्चुअली कल इंडिया मैच जीता नहीं है, कल इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे मैच हार गया है। और उसका रीजन ये देखें, हमने क्रिकेट टीम हमारी जो है वो तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। क्रिकेटिंग प्रोग्रेस जो है वो इंडिया की 10 टाइम्स सुपीरियर है इस वक्त पाकिस्तान से। हमने तो अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया ना, हम तो एसोसिएट मेंबर टीम बन गए। 10 महीने में पहली बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो हम 10 महीने पहले भी खेले थे न्यूजीलैंड में, वो अनफॉर्चुनेटली सी टीम उन्होंने खिला दी थी। ये आपकी हालत हुई है इंटरनेशनल स्टेज पे जो क्रिकेट की बात आती है। लेकिन कल जो सूर्य कुमार ने जिस किस्म की हरकतें की और जो पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, दे आर एक्चुअली डीमीनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ द गेम। और पाकिस्तान से कल फिर एक गलती हुई, आपने प्रोटेस्ट में सलमान अली आगा को नहीं भेजा। आपको सलमान अली आगा को भी भेजना चाहिए था और मैनेजर को भी जाना चाहिए था। और अगर मुझे पता है कि आईसीसी के क्लॉज 2.1.1 क्या है, तो आपको वहां पे ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च करना। बिल्कुल, वो बात करता ना मंजरेकर से जाके बात करता। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि उसने तो बॉयकॉट करके और फ्री रन दे दिया ना उनको। हम क्यों नहीं बात करते, एहतजाज करते कि जब इतनी वायलेशन हुई है एटलीस्ट आपके हम नहीं खेलेंगे जब तक ये अपॉलॉजी। देखिए कमेंट्री में भी इतनी यानी डेरोगेटरी रिमार्क्स पाकिस्तान के बारे में वो दे रहा था। वैसे तो सही भी कह रहा था कुछ कि ये टीम जो है ये बिल्कुल एक अनफिनिश्ड आर्टिकल्स लग रहे हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस लग रहा है। ये देखें, क्रिकेट की जो वो बात कर रहा था वो तो सही कर रहा था। जहां पे आप पॉलिटिक्स देखें, मैं आपको एक और बहुत बड़ा अलमिया बताता हूँ। रविचंद्रन अश्विन जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स है, उसका बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज है और वो बड़ा फेयर कमेंट्स करता है। उसको भी कंपेल कर दिया गया इन द गार्ब ऑफ दिस एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म कि उसको ये कहना पड़ गया कि एशिया कप को अब अफ्रीका एशिया करो ताकि साउथ अफ्रीका आए और इंडिया को कोई टीम कंपेटिटिव टीम मिले खेलने के लिए। तो ये एक तो बहुत सोल सर्चिंग की जरूरत है एट मैनी लेवल्स। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पीसीबी का रिस्पांस बहुत ल्यूक वार्म है। इसको एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो कल सूर्य कुमार ने किया है। फिर अनफॉर्चुनेटली जो वो बोल रहा था, वो जो अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव दे रहा था, जी पॉलिटिक्स को लेकर आया है वो खेल में। नहीं सर, और पॉलिटिक्स भी झूठ पे मबनी है यार। बिल्कुल, दुनिया ने देख लिया कि क्या हकीकत थी और क्या नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों क्वार्टर्स में जो है ना, यू आर फेलिंग योरसेल्फ। बिल्कुल, नुमान भाई ये बताएं कि मुझे तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स का मसला है वैसे इज हियर, इनको कोई काउंसलिंग देनी चाहिए, कोई इनके कोई एक्सरसाइजेस, कोई मेंटली, कि ये तो प्रेशर ले ही नहीं सकते। ये पोटेंशियल ही है इनका पोटेंशियल ही इतना है, ये अपने पोटेंशियल पे खेले हैं मुझे लग रहा है। नाजिया, ये बात ही नहीं थी अपना उसकी प्रेशर की। इनकी स्किल सेट ही नहीं है। और जब स्किल नहीं होगी तो जब स्किल नहीं होगी तो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। अब आप देख लो कि वो भी तो लड़के नए खेल रहे थे ना इंडिया के, जो लड़का खेला है तिलक वर्मा, ये लड़का अभिषेक शर्मा अभी तो आज कितने मैच खेला है, 10, 15, 20। वो तो मिस टाइम हो गई, यकीन करें वो इतनी बेइज्जती होने वाली थी, वो मेरे ख्याल है 6 छक्के भी मार देता किसी बॉलर को। उसका मिस टाइम थोड़ा सा हो गया। वो इंटेंट देखिए कि उसने पहला गेंद कैसे लिया था शहीन अफरीदी का, तीसरा गेंद कैसे लिया था। तो वो स्किल होती है। आपने, मैं जो अभी लड़ाई कर रहा था वो ये था कि आपके पास अगर वो लड़के, अच्छा फिर आप झूठ बोली जा रहे हैं और आप बिलाए कर रहे हैं कि ये नई टीम है। नई टीम कहाँ से है? इसमें एक हसन नवाज है, एक नया लड़का, और एक सुफियान मुकीम है। बाकी सारे 2-2, 2.5, 3-3 साल से खेल रहे हैं। आपका स्किल सेट नहीं है। आप पॉलिटिकल, अपना क्रिकेट की पॉलिटिक्स आपने जो है बनाई हुई है। आपने पर्सनल ईगोज का मसला बनाया हुआ और है। जगह बनाने के लिए देखें ना, बैट्समैन को बॉलर की तरफ ले आते हैं आप। अब साइम अयूब की तारीफ अगर की जाए, हाँ भाई 3 विकेट्स ले ली, काम उसका बैटिंग है, उसको आप बॉलिंग पे ले आए, अच्छी बॉल करा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फोकस उसका आउट हो गया। बस वो जिसकी चल पड़ी गेम तो उसको मौका दो, उसको आगे आने दो। और शहीनशाह अफरीदी जो है वो बैट्समैन बना हुआ है। और आपको मैं एक और मैं चीज बताऊं जिसमें आपको धक्का लगेगा
कि कल आपके 9वें और 10वें बैट्समैन यानी शाहीन और सफियान ने 22 गेंदों पे 43 रन बनाए, 195.45 स्ट्राइक रेट था। वेयर जो आपकी पूरी टीम है उन्होंने 84 रन बनाए 98 गेंद पे, और 50 से ज्यादा डॉट बॉल्स हैं उसमें। 63 डॉट बॉल्स है T20 और आप रोटेशन और स्ट्राइक कर नहीं सकते। अब मुझे अब एक और चीज बताओ, ये आपका इंटेंट था, ये आपका मॉडर्न क्रिकेट थी जहाँ पे आपको स्लॉगिंग का और साइंटिफिक पावर हिटिंग के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, और ये आपका स्किल सेट। वो देखे ना सलमान कहां से ड्रैग कर रहा है बॉल को, यानी ओवर स्ट्रेच करके कहां से ड्रैग करने जा रहा है भाई तू यार। आपका सलमान अली आगा वो कप्तान है जो दुनिया की किसी लीग में T20 में नहीं खेलता, वो T20 से कम्प्लीटली इररिलेवेंट है, उसको आपने थ्रस्ट करके कप्तान बनाया। वो कप्तानी की वजह से आपकी पूरी टीम की जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। वो जो ये टुटे पज्जे लड़के हैं भी, वो अपनी पोजीशंस पे खेल नहीं पाते, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल नहीं पाते। तो अब आप मुझे बताएं कि अब क्या सोचते हैं। आप याद रखिएगा, जब देखे भी ना टीम को, कोई एक ऑरा होता है जो हमारे माजी में हमारे प्लेयर्स का होता था, वसीम अकरम। ऑरा पे स्किल से आएगा ना नादिया, आते थे मैदान ऑरा में, स्किल क्या पता चला उनकी बिल्ड देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, ये टीम लगती है आपको? ये डिफीटेड टेंडेंसी से आते हैं, बिल्कुल डिफीटेड, डाउन शोल्डर्स, पहले ही हारे हुए। लैंग्वेज इनकी गलत, वो बिल्कुल ऐसे, कोहली भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, सूर्य कुमार भाई कैसे हैं, घबराए बिल्कुल नहीं, बेकार। आप में स्किल नहीं है नादिया। मुझे एक चीज बताओ नादिया, स्किल तो देखिए, स्किल के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है, आप सही कह रहे हैं, उनके पास इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं। मैं भी आपको कहता हूँ कि नादिया आपका इतना एक्सपीरियंस है इसका शोबिज का, चलें आज आते हैं आप जरा मुझे 55 मिनट्स मेडिसिन पे प्रोग्राम करके दें, आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा मुझे बता दें। मैं कहता हूँ नोमान भाई मुझे बताया पूरा इनका तो खेलना, यानी प्रैक्टिस, प्रोफेशनल क्रिकेटर पैसे लेते हैं, 8-8 लाख रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इससे ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरी फील्ड नहीं है, मेडिकल मैं कहूँ मेरी फील्ड नहीं है, ये तो इनकी फील्ड है। नोमान भाई अपने एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब? नहीं, मैं आपको ये बताने लगा, इस चीज के लिए होते हैं पैसे, इस चीज के लेते हैं, ये गुल्ली डंडा थोड़ी खेलते हैं नहीं है नादिया, ये इनकी फील्ड नहीं है। अच्छा, यही बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये गुल्ली डंडा खेलते हुए आते हैं और फिर इन्हें क्रिकेट में ये पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं इनको क्या करना चाहिए था फिर? नुमान भाई कहां से आए, इनको क्या खेलना चाहिए? इन प्लेयर्स का कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, अब आपके पास कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। आप बजाय स्टेडियम बनाएं कराची में 8 बिलियन रुपया लगा के, और 18 मैच जो होम पे होने जा रहे हैं वहां पे आपने एक मैच नहीं दिया क्योंकि आपने प्रोडक्शन कंपनी को सपोर्ट करना है। आप अपने आप को तो ऑनेस्ट करें ना, आप बायो मैकेनिक्स लेके आए, आप अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल लेके आए, आप जो है अपना लड़के जो हैं उनकी सुपर फिटनेस की तरफ जाएं, आप उनकी इंजरी प्रिवेंशन करें। व्हाट्स रॉन्ग विद शाहीन, व्हाट्स रॉन्ग विद नसीम? सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टियर सिस्टम में लाना पड़ेगा। अब आपकी टीम को 3 से 4 साल लगेंगे अगर आप प्रॉपर HR लेके आते हैं। ये आकिब जवेद से, बकार यूनुस से और मिसबाहुल हकों से नहीं होने वाली अब ये क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट ठीक। ये लड़कों को नहीं आप चेंज कर सकते, ये इनका मैक्सिमम है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं नुमान भाई, आप सही कह रहे हैं। टीम करे डिसॉल्व, 1 साल बंद, उसके बाद इनको सेलेक्ट करें विद न्यू प्लेयर्स, इनको दोबारा अप्लाई करें और सिलेक्शन कौन करे? ये जो हमारे और आप तो इंडिया से परेशान हो रहे हैं, आप 17 के मैच से परेशान हो यूई के। यही बात है, बस हम आपको लेंगे फिर, अभी तो फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। यूएई से मैच है हमारा और वो बस बड़ी सिचुएशन है कि अगर हार गए तो गए, यानी वो जीतना है नहीं। आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि नेक्स्ट कहीं जाके इंडिया से मिले और एक हमें फिर एक दुख हो, उससे बेहतर है हार के घर आ जाओ। बहुत बुरा, वैसे बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत खराब रेस्ट करें। क्रिकेट टीम से हम कहते हैं वापस आ जाएं घर, आराम करें, ये आपकी बस की बात नहीं है। इससे अच्छी तो क्लब लेवल की क्रिकेट होती है जो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, अजीब क्रिकेट खेले। आप एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। घर आ जाएं जी, आ जाएं। क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ? वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। सॉरी हमने स्टार्ट में मूड बड़ा खराब था तो इसलिए बड़ा प्रॉपर इंट्रो नहीं हो सका। तो आप राइज एंड शाइन देख रहे हैं ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11, नादिया खान सुहेब हसन के साथ जी। अब मुझे क्रिकेट पे बात करनी है, अभी थोड़ी सी और करनी है बात। क्यों नहीं करनी बात? अभी इतना बुरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गई? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद है खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए,
बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही, तो इस पे और बात हमने करनी है। ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम काम ये सुबह है। से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए, आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है, इसी जॉब पे फिर। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर भी बड़ी खबरें भी देते रहते हैं शुएब, और इस वक्त शुएब की शक्ल से मुझे लग रहा है कि बड़ा गुस्सा है शुएब को भी अच्छा। वेलकम करते हैं शो पे। कैसा लगा फिर कल का मैच शुएब? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुकनी स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें। सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें, किसका हम रोना यहाँ पे रोए। जोएब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से पे हूं मैं, तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती है कि चलो जी हमने, उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रहे हैं। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो ये कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं जी। वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना, बिल्कुल, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, तो फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट वाले खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शुएब देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है, उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो, 45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास, मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया, जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था, साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं। आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैचेस में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले लें, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में, किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक है ना, मोहम्मद नवाज के शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। ये मैच विनर है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मैच विनर को। वो जाके सिर्फ यूएई के खिलाफ आप खेल सकते हैं, वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं। जब बड़ी कोई टीम आती है तो आपकी टांगें कांप रही होती हैं। किस तरीके से आपने किया सलमान अली आगा, यार ये कप्तानी कर रहे हैं आप, ना आपसे कप्तानी हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और पाकिस्तान टीम का मुंह चढ़ाएं। अब पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि जी आपने, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से। मुझे एक बात यार समझिएगा, बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम किया है, आईसीसी के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन आप देखें मैच रेफरी खुद आके कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना, हाथ ना मिलाना।
अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 2017 में शिकस्त दी फाइनल में। विराट कोहली, उनके बड़े बड़े खिलाड़ी आके पाकिस्तानियों के साथ जफ्फियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो जीती हुई टीम थी। जीती हुई टीम के सामने लोग घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में गालिबन दुबई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया 10 विकेटों से 152 रन बना के, तो आपने देखा था उनकी टीम आई इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, क्योंकि वो विनर थे, मैच विनर्स की तरह खेले थे। इस मैच में आप भीगी बिल्ली की तरह खेले हैं, वो शेर की तरह थे और आप भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने कांप रहे थे, तो फिर आपके साथ कोई हाथ क्यों मिला था? ठीक है, सही है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अब हम इस बात के पीछे छूट जाएं कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो शोएब टीम तो यही है। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइस से एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा हुआ है? ये तो होता रहेगा एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है, इंटरनेशनल शर्मिंदगी होती है? देखिए, इस स्पोर्ट्स में हमने पहले पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, हमने डोमिनेट किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब से ये बाबर आजम एंड कंपनी आए थे, एहसान मानी का दौर था, इमरान खान ने जो फैसला किया था कि सरफराज अहमद को हटा दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दी गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान T20 का नंबर 1 था, और उसके बाद से आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें अमेरिका हरा देता है, जिम्बाब्वे हरा देता है, आयरलैंड हरा देता है, बांग्लादेश हरा देता है, और भारत को हमारा तमाशा बना देता है। और अभी तो यूएई से मैच है, अभी तो यूएई से मैच है, यानी लड़कों के पास कोई शॉट। फखर जमान ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने कदम ना इस्तेमाल किए तो कहीं शॉट नहीं मार सकता मैं, तो बस यही एक शॉट है मेरे पास, मैंने मारनी है। ठीक है, सलमान अली आगा ये सोच रहा है कि स्वीप अगर ना लगा तो मैं कहीं खेल नहीं सकता ग्राउंड में। आपका हारिस ये सोच रहा है कि मिड विकेट पे मैंने उठा देनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट। यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या? तुम घर से उठ के आ गए हो क्या? तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है? बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, उससे पहले आपकी ही बात में एक ऐड कर दूं कि आपने सबका गिनवाया, भाई मशफ़क़ा भूल गए, सीधा तुझसे खेला नहीं जाता, तू उल्टी रिवर्स में रिवर्स स्वीप उल्टी रिवर्स मार रहा है। तो क्या कर रहा है यार? भाई क्रिकेट का बेसिक उसूल है कि पहले आने के बाद स्ट्रेट बैट से खेलते हैं आप। वो उनका जो ओपनर है लड़का, वो स्ट्रेट बैट से खेले जा रहा है। सूर्या कुमार पूरा स्ट्रेट बैट से खेला है, वो जहां मिड विकेट पे बॉल मिली है उसने उठाई है। यहाँ पे मैं कौन से एक दुआ करूंगा, मुझे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत अमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे, ताकि आप ये मैं भी यही कह रही हूं, अभी दोबारा ब्रेक ना होना पड़े। में इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला लें किसी तरह, और जैसे हार जाए बाकी बहुत बेहतर होगा। एट दिस स्टेज हार जाए तो बेहतर है यूएई से। मैं चाहता हूं कुदरत का निजाम चले, यूएई जो है ना वो जीत जाए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जानकर नहीं, बिल्कुल सही बात है, के खिलाफ है, लेकिन यूएई अगर जीत जाए तो पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बच सकती है। ये आपकी इज्जत नहीं बचा सकते, इन्होंने आपकी इज्जत का तमाशा ही बनाना है। ये ट्रायंगुलर सीरीज पे नाच रहे थे कि कितनी बड़ी कामयाबी है ओमान के खिलाफ, यानी इतने घबराए हुए कि क्रिकेट ही खेल लिया ना भाई जाके। आपके हीरोज ने तो वहां उन्हें 6-0 किया, जिनका जो जान पे खेल के जिन्होंने भारत को शिकस्त दी, और अभी तक वो अपने जख्म चाट रहा है भारत। मैं जो बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तुमने तो भाई क्रिकेट खेलनी है जाके, जो तुम बचपन से खेलते आए हो, एंजॉय करके अपना गेम खेलो। तुम्हें तो 1 अप वैसे ही जाना चाहिए था, मेंटली आप स्ट्रांग उतरते कि यार हम तो वैसे ही ऊपर से आ रहे हैं। शोएब थैंक यू सो मच। जुहेब, मैं एक्चुअली सिचुएशन ऐसी कि समझ ही नहीं आ रहा, ब्रेक लेनी है और बातें खत्म ही नहीं हो सकती। अभी तो देखें यूएई के खिलाफ आप जो कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा देखिए क्रिकेट है, चले हमारी ख्वाहिश है ये हार जाए फौरन ताकि घर आ जाए। ये तो खैर आप कह रही हैं, इनकी जगह यहाँ घरों में है, इस काबिल नहीं है ये टीम कि ये बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। ब्रिंग द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बैक होम। नहीं, लेकिन ये है ना कि जब ये बिल्कुल दीवार से लग जाते हैं तो वहीं से बाउंस बैक भी किया है ना इन्होंने। तो हम ये कहते हैं कि चले यूएई से अच्छा खेलें, इनसे क्या कोई और काम करें, क्रिकेट मत खेलें। बस ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग। और अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात नहीं करते।
अब हम ज़रा कतर और इसराइल के जो मामलात हैं और जो इसराइल ने हमला किया उसके बाद इस्लामी ममालिक थोड़ा एक्टिव हुए और ओआईसी का ओआईसी का इजलास भी 2 दिन होगा। वज़ीर आज़म भी वहाँ पर जा रहे हैं। इससे पहले कतर का भी दौरा किया वज़ीर आज़म ने और यूएई के अमीर ने भी कतर का दौरा किया। अच्छा, मैं 2-3 आपको स्टेटमेंट्स सुनाता हूँ, शह सुर्खियाँ जो हैं, हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, कतर हमारा करीबी इत्तेहादी है। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अच्छा जी, दूसरी चीज सुने, ये जो ओआईसी की रेजोल्यूशन अभी आई है, इस पे बात होगी अभी, ठीक है, यानी किन लाइंस पर बात करनी है ओआईसी में, ये सुने जरा। कतर के ऊपर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये करारदाद है, इस पर अभी तबादला ख्याल होगा और मजीद भी इसमें बात है कि स्टेटमेंट दोबारा मैं आपको बताता हूं, यानी स्टेटमेंट ये है जिस पर बात होगी। कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। ये बात सही। ओआईसी में इस पर तबादला ख्याल होगा। अच्छा जी, तीसरी चीज, इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? जा रहा नहीं, ये कतर के वजीर आजम कह रहे हैं। अच्छा, अब इन लाइंस पे जरा आप बात करें, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, इस इशू के बारे में? जी, मेरे ख्याल में तो ये जवाब अब दे ही देना चाहिए था। ये वो मौका था कि इसमें इजराइल ने अपनी इंटेंशन बड़ी क्लियर कर दी है कि वो किसी को नंबर 1 टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है कि ये तो भाई बंदा टेररिस्ट है, चाहे वो अल जजीरा के जर्नलिस्ट क्यों ना हो जो गजा से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये नेतन्याहू कह चुके हैं। जी, ये टेररिस्ट है, ये इसको मैं मारूंगा, कहीं भी हम किसी को मार सकते हैं क्योंकि ये हमारा राइट है। बिल्कुल, जिस तरह यूएस ने, और उसने बाकायदा बताया, हिस्टोरिकल उसने अपना एक बैकग्राउंड दिया, चाहे वो डिस्टॉर्ट किया, कुछ भी किया, उसने कहा जिस तरह यूएस ने किया। जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी तो यूएस ने जहां जहां देखा कि दहशतगर्द है वहां उन्होंने हमला भी किया और सब कुछ किया, तो मेरा भी वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1। क्लियर क्या है? हम लोग नहीं है। ये मसला है कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है। दुश्मन इज सो क्लियर अपनी इंटेंशन में, उसने तबाह कर देना है सबको। हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहिए करना है, उससे बहुत सारे डाउट जहन में आते हैं कि क्लैरिटी क्यों नहीं, अभी नहीं तो कब? बिल्कुल। और देखिए किस स्टेज पे आके हम लोग जो है जवाब देंगे, और दुश्मन जो है ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और आप देखें ना, अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को देख लें, इसको जरा एनालाइज करें आप कि कतर आपका इत्तेहादी है और बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मोहतात, यानी कि अब मुझे बताएं, वो इसराइल उनका इत्तेहादी है, कतर उनका इत्तेहादी है, वो किसके साथ खड़े हुए हैं कुछ नहीं पता। एक हमला हो गया जिसपे कहा जा रहा है कि यूएस को पहले बताया था, यूएस की क्योंकि वहां पर अड्डे हैं, उनके बड़े स्टेक्स भी हैं, तो यूएस को जी पता नहीं था कुछ भी कि कैसे हमला हो गया। और इसराइल जो कि यूएस का इत्तेहादी है, उसको भी नहीं पता था कि हमने यूएस को बताया या कतर को हमने बताया या कैसे हमला किया। तो ये एक अजीब सी डूबियस सी, एक अजीब सी स्टेटमेंट्स है जिनके बारे में पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। नादिया भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रहा था, बहुत हमने दोबारा पढ़ा कि भाई ओआईसी में क्या हो रहा है, वज़ीर खारजा क्या कह रहे हैं, सऊदी के वलीअहद ने क्या कह दिया है, कहीं से कुछ बात ऐसी कंक्रीट नहीं समझ आई कि आपको हम बताएं कि अब ये होने जा रहा है। और अगर आप सिनेरियो ऐसा कर दें कि इजराइल के अलावा, यूएस के अलावा कोई और मुल्क दुनिया में ये हरकत करे, फिर आप देखें कि कैसे फिर ये जब पास्ट में कभी ऐसा हुआ भी है तो ये क्या किया, वहां के जाके हुकूमत का कहते हैं ना वो उलट दी, उनके लीडर्स को मार दिया गया, ठीक है ना, सैंक्शंस लग गए, इतना कुछ हुआ। और अब इतने अरसे से जब इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हाउएवर, एक अच्छी चीज थी जिसकी बड़ी दुनिया ने तारीफ की है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूएन आसिम इफ्तिखार अहमद साहब स्पोक सो वेल। उनके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे, जिस तरह उन्होंने जवाब दिया इसराइल को, और मुझे ये भी मैं कहूंगी कि हमेशा हमारा जवाब बड़ा जबरदस्त होता है। देखिए, हमने तो हमारी रिक्वेजिशन पर सिक्योरिटी काउंसिल का भी बुलाया गया, और हमेशा जब इस तरह के हमले होते हैं तो पाकिस्तान सबसे आगे बढ़कर उसको कंडेम भी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए। यूएन में हम ये मौक़िफ़ उठाते हैं हमेशा जाके, ओआईसी में हमने मौक़िफ़ उठाया, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर आज़म इसके खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ इसके खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं कि भाई इस जारियत को रोका जाए, मिलकर आप मुस्लिम उम्मा इस जारियत को रोके किसी तरीके से, क्योंकि वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, अभी भी 17 से ज्यादा लोगों को। तो बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन एक्शन कब होगा? और एक्शन नहीं हुआ तो सबको उसकी प्राइस जो है ना चुकानी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मैं तो वही फंसा हूं कि दिया जाना चाहिए। जी चाहिए, वज़ीर आज़म कह रहे हैं जिन पर हमला हुआ है देना चाहिए जवाब, हाई टाइम, अब नहीं तो कब? ब्रेक लेके फिर दोबारा वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अभी इस वक्त कराची में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है और शाहरा फैसल पे काफ़ी ट्रैफिक जैम भी है,
तो आई होप कि बारिश। अभी आप बिल्कुल अपडेटेड ये जी, अभी खबर मैं आप- बता रही हूँ बिल्कुल। जब घर से फोन आए, मियाँ का फोन आए, तो पता चल ही जाता है क्या हालात है। तो मैंने कहा आपको भी बताऊं, तो शायरा फैसल बहुत अफेक्ट होता है ऐसे में, ट्रैफिक शदीद Unexpected स्लो हो है ये, जाती कोई है। मेट ऑफिस से तो नहीं कहा, आई बताया नो, बस ये कि अभी लाइट ट्रेन है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वही है कि उस पर भी ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, स्पेशली शायरा फैसल पे। तो आई होप कि लोग दूसरे रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब पंजाब में सैलाबी सूरत की हम जरा बात करते हैं। शुजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। दरिया चनाब में पंजरत बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियां भी डूब गई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों अफराद बेघर भी हुए हैं। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो गए हैं। सादिकाबाद में भी बहुत सी यानी इलाके हैं जो कि मुतासर हुए हैं। और इस वक्त पंजरत के करीब अलीपुर जो इलाका है वो बिल्कुल पानी में डूब चुका है। वहां से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मोहसिन ने, और मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन अरशद। उनसे जरा सूरत हाल जानते हैं कि मुल्तान में और अलीपुर में क्या सूरत हाल है। पहले मोहम्मद मोहसिन से बात कर लेते हैं, अलीपुर का अहवाल लेते हैं। मोहसिन, मुझे बताइएगा कि अलीपुर में आप किस जगह पर इस वक्त खड़े हुए हैं और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल शेयर कीजिए हमसे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त तहसील अलीपुर का मौजा मक्खन बेला, उसकी बस्ती मुहाना है, उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और अगर इसकी करंट सिचुएशन में आपको बताता चलूं तो इस वक्त जो घरों में तकरीबन 8 से 9 फीट पानी अभी भी मौजूद है। जहाँ पर जो रिहाइश पजीर हैं वो घरों से निकलकर सरकारी बंदूक या रोड के किनारों पे है, वो मुकीम है। इस वक्त जो सिचुएशन है अलीपुर में बहुत टफ है, जिसको अभी तक इतना ज्यादा दूसरे मीडिया चैनल्स की जानिब से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। जिसमें मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त 35% जो तहसील है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और हजारों अफराद लापता हैं, जिनको ऐसे अफराद, लाखों अफराद इस वक्त घरों में महसूर हैं, जिनको रेस्क्यू कर पाना रेस्क्यू के लिए मुश्किल हो गया है। नहीं तो इसकी खास वजह क्या है जो इतने बड़े नंबर में आप बता रहे लोग मिसिंग है? कि अचानक कोई पानी का रेला आया, लोग उन्होंने नकल मकानी नहीं की ऑन टाइम, उनको थ्रेट थी, उनको पता था, उनको अलर्ट्स जारी किए हुए थे? जी बिल्कुल यही बात है। सिचुएशन बिल्कुल ये है कि जब आज से तकरीबन 40 साल पहले तक भी इस तरह का कोई सैलाब यहाँ पे नहीं आया था। 1973 में कहा जाता है कि इस तरह का सैलाब आया था, लेकिन उसने भी इतनी तबाही नहीं मचाई। नहीं मोहसिन, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि इतना बड़ा नंबर कैसे है? मोहसिन ये बताएं, इतने लोग लापता क्यों हैं? ये अचानक, मैं जैसा बता रही हूँ कि पूछ रही हूँ कि रेला आया पानी का, ये कैसे मिसिंग है, वजह क्या है? ये जो पानी है इसने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। इसका जो रेला है वो ये मौजा अजमतपुर का सरकारी बंद है, उसमें जब शगाफ पड़ा ब्रीच तो किया है ना, हाँ। अजमतपुर, मक्खन बेला और इसमें रिहाइश पजीर मुकीम को 10 से 15 मिनट का टाइम भी नहीं दिया ताकि वो किसी हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हो जाए। ये रेला अचानक आया जिसकी वजह से जो लोग थे वो संभल नहीं पाए। और रेस्क्यू के खैर आपसे अभी आपके पास दोबारा आएंगे। हम एहसन अरशद से जानते हैं। एहसन, आप मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं मुल्तान से, उसके आसपास इलाकों से, जलालपुर पीरवाला से भी आपने रिपोर्ट किया। अभी आप कहां पर खड़े हुए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है या नहीं? और वो जरा बैग से मुताल्लिक भी बताइए, छोटे छोटे कोई बैग से दिए जा रहे हैं जिन पर पिक्चर है वजीर आला की और उसके अंदर सिर्फ एक जूस है और एक चिप्स का पैकेट है? जी बिल्कुल, ये मुल्तान का नवाही इलाका गरेवाल बस्ती है। पानी तो जो है वो कम हो चुका है मुल्तान से, लेकिन जो असल मुश्किल है वो सैलाब मुतासरीन की अब शुरू हुई है। क्योंकि कल जब हम रिपोर्टिंग करने गए तो मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन पानी कम होने के बाद जब अपने घरों को गए तो घर देखकर जो है वो बेबसी की तस्वीर बने रहे। क्योंकि जब वो घर पहुंचे तो ना तो उधर कोई घर में सामान बचा था और ना ही इतराफ की दीवारें थी, ना चार दीवारी की दीवारें थी, बल्कि कई सैलाब मुतासरीन के मकान गिर चुके थे। अब वो इस सोच में थे कि अब कैंप से निकलकर जब हम अपने घरों को आए हैं तो अब घरों में क्या करेंगे। घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मुतअद्दिद ऐसे सैलाब मुतासरीन हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर घर जो है वो सफ़े अस्सी से मिट चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का रेला इस कदर ज़्यादा था कि पानी वहाँ जो घर थे वो यहाँ पर रहे ही नहीं। इसी तरह अब मैं गरेवाल बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह तो कम हुई है, लेकिन जब वो अपने घरों को पहुंचे तो हर तरफ तबाही के मनाजर देखकर वो एक दफ़ा तो चुप करके बैठ जाते हैं। क्योंकि अब इंतजामिया जो है वो उनको भी मालूम है कि वो घर बनाकर नहीं दे सकती। अब सैलाब मुतासरीन ने एक नई उम्मीद लगाई है इंतजामिया और हुकूमत के साथ कि उन्हें अब जो रिहेबिलिटेशन जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको वो कैसे शुरू होगा।
क्योंकि जब कैंप दिए गए तो कैंप में इमदादी सामान तो नहीं मैसर था और ना ही खाना दिया गया। अब जब कैंपों से उन्होंने तकरीबन 10 से 12 दिन ज़िल्लुल ख़वार होने के बाद जब उन्हें ये उम्मीद नजर आई कि अब वो अपने घरों को जाएंगे और वहां पर आसानी की जिंदगी, सुकून की जिंदगी मैसर करेंगे, लेकिन जब घर पहुंचे और तबाही के मनाजर देखे तो फिर वो एक दफा परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि उनका कहना था कि अब हमारे घर जो है वो गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। मुतअद्दिद ऐसे सलाम मुतासरीन थे जिनसे हमारी बात भी हुई। कई अफराद का सामान मुकम्मल तौर पर वहां से बह चुका था। तो आपने बता लेकिन इंतजामिया का बताएं ना जरा। किरदार हाँ बताएं। ये कि आपने कहा कि उनके लिए कोई वहाँ कैंप्स में कोई अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा, कोई खाना नहीं है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, ऐसा है? जी बिल्कुल, मुल्तान के जो मेन इलाकों में कैंप हैं, बस्ती लंगरियाल का इलाका है, वहां पर मेन कैंप्स लगाए गए हैं। वहां पर तमाम हुकूमती ओहदेदार आते हैं, वहां पर सहूलियात भी दी गई हैं। वहां पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी दौरा करते हैं, वहां पर तमाम सहूलियत मैसर हैं। लेकिन जो मुल्तान के नवाही इलाके हैं, तकरीबन कई देहात हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुए, जो खुले आसमान तले तकरीबन 10 से 12 दिनों से वहां पर मौजूद थे। उनको इंतजामिया की जानिब से ना कैंप दिया गया, ना खाना दिया गया, बल्कि जो मुल्तान के मुखिर हजरात थे वो ताउन करते तो रहे। इंतजामिया क्या मेन शहर में ही देखेगी बस? रहा। यानी सैलाब से पहले क्या इंतजामिया मेन शहर में ही काम कर रही थी? इन छोटे जो अजला हैं यहाँ पर कोई इंतजामिया नहीं होती? बिल्कुल बज़ाहिर यही देखा गया कि इंतजामिया सिर्फ मेन कैंप्स पर थी। जिन इलाकों में हम पहुंचे हैं वहां पर रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच पाई। हम पहले वहां पर गए, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की और बताया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा इमदादी कैंप ना लगाया गया, ना ही उनकी जानिब से वहां पर कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। बच्चे बीमार थे, बड़े बीमार थे वहां पर, लेकिन उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। मुल्तान के मुतअद्दिद नवाही इलाके हैं, इस वक्त जिस मैं बस्ती में मौजूद हूँ यहाँ पर तो अभी तक भी कोई मौजूद नहीं तो क्या पहुंचा। मतलब वहां से लोग चले गए हैं, इंतजामिया उन्होंने पैकअप कर दिया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब भी इस शो में इंतजामिया से बात करो तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर्स जब बात करते हैं वो कुछ और बताते हैं। यार ये असल स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या सच क्या है, झूठ क्या है, मौजूद है। कितना मुश्किल है ईमान से जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जितनी एड जा रही है, जितनी हेल्प हो रही है, क्या दिया जा रहा है, उसमें बेसिक खाना इन लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये लोग कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलेंगे मामला जब खाना ही नहीं है बच्चों के पास, फैमिलीज के पास? जी बिल्कुल, कई ऐसे देहात थे जहां पर 9 से 10 फीट पानी मौजूद था। वहां पर पहले रोज तो इंतजामिया मौजूद रही, लेकिन उसके अगले रोज जब थोड़ा सा पानी कम हुआ तो उसके बाद फौरी इंतजामिया अपना सारा जो सामान था वो लेकर जलालपुर पीरवाला रवाना हो, क्योंकि वहां पर हालात ज्यादा खराब थे। लेकिन इन हालात को मीडिया वहां आया होगा ना, कमी थी उनके पास, वोट कम थी, और जब वहां पर मीडिया पहुंचा, वहां पर सीएम पहुंची तो सारा सामान लेकर उधर जाकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई। और यहाँ पर जो है वो तमाम पीछे जो इलाका मकीन थे वो मुतासिर रहे। अभी तक यहाँ पर जो उनकी इमदादी टीमें थी वो दोबारा नहीं वापस आई। जहाँ जहाँ मीडिया पहुंचेगा तो फिर ऐसा है कि सारे मीडिया जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं सबको पहुंचना चाहिए बस वहां, ताकि हाईलाइट करें और फिर एकदम से भागी इंतजामिया वहां पहुंचे। ये वही लोग हैं, इनसे भी वोट लेने पहुंचते हैं आप, इनका भी एक ही वोट है। जहां से ये जो छोटे बिल्कुल देहात है, यहाँ से भी इलेक्शन आने जाना पड़ता है, और ये भी आपको जितवा के असेंबली में, ये भी वो लोग हैं जिनका वोट है पाकिस्तान में, तो इनका भी जरा ख्याल करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन ने हमें अपडेट किया। जिनकी फैमिली जो है ऐसे खुले आसमान के नीचे आ गई, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां, ये आपको वोट देंगे? वाकई ये भूलेंगे इसको? और फिर आप खाना दे रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो खाना जितनी उसकी पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग के प्राइस ज्यादा है, तो महंगी वो बनी हुई है जितना उसके अंदर कुछ है नहीं। अच्छा, एक चिप्स का पैकेट और एक जूस है, और उसके ऊपर वो हैंड बैग है, एक छोटा सा पेपर बैग है, और उसके ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं। पिक्चर लगाने में इतने पैसे लग गए होंगे कि एक जूस और एक चिप्स में, उससे तो मेरा ख्याल शायद दाल चावल भी आ जाता जो चलता थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जरा सोचने की जरूरत है इंतजामिया को, क्योंकि आप ही के और मुझे बताएं कि जब आपको भूख लग रही हो, आपके पास खाना ना हो, हालत बुरी हो, आप जूस चिप्स खाएंगे, पिएंगे? आपको क्या चाहिए होगा? ये किसका आइडिया है? थोड़ी तवज्जो दें, बिल्कुल गांव देहात में जो है ना थोड़ी तवज्जो दें, यही वो लोग हैं जो कि इस मुल्क की मईशत चला रहे हैं। मुझे लगता है अब जो लोग हैं ना, अब उन्होंने आना है, आगे हेल्प करना है, क्योंकि जो इंतजामात है ना वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक के बाद वापस जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे लगता है कि हमारी जो पुलिस है ना,
उनका वक्त बहुत कीमती होता है। जी बिल्कुल। अदालत का, पुलिस का, मीडिया का, हमारा जो वक्त है ना, एक एक सेकंड इज वेरी वेरी प्रेशियस। बिल्कुल। और वो किसी सही जगह इस्तेमाल होना तो तब तो ठीक है, लेकिन जब गलत जगह टाइम ये वेस्ट होता है ना, और फिर इल्जामात इतने संगीन हो, इतने संगीन इल्जामात के बहुत बाद बड़ी फौरन से- ज्यादती है। बिल्कुल। ये खुद एक पेनल्टी इस पे होनी चाहिए कि जी हमारा वक्त आपने जाया किया। बिल्कुल। अच्छा, नादिया जो बात कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि टिकटॉकर समिया हिजाब इकबा केस का ड्रॉप सीन हो गया है। इल्जाम, वीडियोस, अदालत और आखिरकार मुआफी पर ही है नतीजा, यानी इसका नतीजा निकला है। दोनों ने अच्छा, फिर मिला जुला रद्दमल भी आया। जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं, कुछ उनको उनके बारे में तनकीद कर रहे हैं, कुछ उनके लड़के के बारे में कर रहे हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। उस लड़के ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली और समिया ने भी कहा है कि ठीक है जी, मैं माफ़ करती हूँ, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है, तो सब एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अब ठीक हो गया मामला, ठीक हो गया। हाँ, मतलब उसने यही कहा है, जो खबर आई है वो यही है कि हसन जाहिद ने भी अदालत में अपनी गलती लोगों तस्लीम को की है, शायद नहीं माफी लगता, मांगी है। मतलब बहुत सारे लोगों का फीडबैक है कि और ये खदशात ठीक- दूर हो ठीक- गए सब ठीक नहीं है। एक चीज़ है जिसको आपने इतनी हाइप बनाई, आपने और बात वही है कि जैसे कि जब ये शुरू हुआ ना, ये केस हुआ, तो उसके बाद लोगों की बड़ी सिंपैथी थी कि बहुत गलत हुआ, औरतों की प्रोटेक्शन, ये वो सब सारा हुआ, और उसके बाद ये केस कुछ उल्टा ही चलता रहा। फिर उसके बाद जो फिर इधर से क्या नाम है इनका, ये हसन जाहिद ने, फिर उन्होंने सबूत पेश किए, और फिर ये केस गंदा ही होता गया, बहुत ही खराब होता गया। और बिल्कुल ऐसे। तो सदाम मांगट ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा 365 न्यूज़। सदाम, मुझे बताएं कि इस ये मामला हल हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को, उसने गलती तस्लीम किया लड़के ने, और लड़की ने उसको माफ कर दिया। अब कोई थ्रेट नहीं है लड़की को? हाँ, नहीं, और क्या उनको कोई प्रेशर था उनको माफ करने के लिए, या उनको ही लगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, माफ कर देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बेस पे जो है सुलह हुई है। पहली तो ये है कि जो मुल्ज़म है लड़का जो है, उसने अदालत में ये गैर मशरूत जो है वो माफी मांगी है, जिसमें उसने कहा कि एक तो ये सारी मेरी गलती है, और दूसरा जो सोशल मीडिया पे जो प्राइवेट तस्वीर जो मैंने लीक की है वो भी मेरी गलती है, उस पर मैं मादरत करता हूँ, और दोबारा जो है इस तरह की किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी, और ये जो सामिया हिजाब है इसकी जिंदगी में मैं किसी किस्म का कोई दखल अंदाजी जो है वो नहीं करूंगा। दूसरी जो सुलह की वजह बनी है वो जो मुल्ज़म की वालदा है, पहले मुल्ज़म की वालदा ने सामिया हिजाब को कॉल की जिस दिन ये तारीख थी, उससे एक दिन रात पहले की ये बात है। फिर उसके बाद जो है वो मुल्ज़म का जो वालिद है वो ज़ाती हैसियत में यहाँ पे इस्लामाबाद आए, सामिया हिजाब के घर गए, उनसे मादरत की और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई कि दोबारा हमारी तरफ से जो है वो आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला जो है वो पैदा नहीं होगा। तो इन दो बुनियादों को, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए सामिया हिजाब ने जो है वो सुलह की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो जो सुलह की गई है उसमें यही बताया गया है कि किसी किस्म का कोई मुआवजा जो है वो नहीं लिया गया, अल्लाह की रजा के लिए जो है वो माफ किया गया है। और अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पे जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, हकायक अगर हम देखें तो वो यही है कि अदालत में भी माफी मांगी गई, और उसके बाद वालदा और फिर वालिद ने खुद यहाँ पर आकर जो है वो माफी मांगी, तो जिसकी बुनियाद पर उनको जो है वो माफ किया। तो कोई बेसिक, कोई थोड़ी बहुत सजा, कोई पेनल्टी, कुछ भी नहीं, कोई फाइन? या जब ऐसा होता है, मतलब फॉर माय नॉलेज कि जब ऐसा होता है तो उसके बाद आप बस बाहर निकल जाएं, आराम से गाड़ी में बैठ के घर जाएं, या कुछ जो है आपके ऊपर कोर्ट पेनल्टी डालती है? देखें, अगर तो सामिया हिजाब उसको माफ नहीं करती तो फिर तो कोर्ट जो है वो पेनल्टी भी डालती है और सजा भी देती है, लेकिन जब जो शिकायत कुनंदा है, जो मुद्दई है, जब वो माफ कर देता है तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो पेनल्टी नहीं डालती। बिल्कुल किसी किस्म की कोई पेनल्टी जो है वो नहीं डाली गई है और उसको माफ किया गया। हाँ, पेनल्टी ये है कि सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली जो है वो बदनाम हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है वो लड़के का साथ दे रहे थे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग जो है वो सामिया हिजाब का साथ दे रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये जरूर हुई हैं, लेकिन नाम करना तो खैर की सूरत सही नहीं। अच्छा, मुझे बताया, लड़के ने ये बताया कि उसने ये इंतहाई यानी ऐसा कदम क्यों उठाया कि उसको किडनैप करने पहुंच गया वो? क्या वजह ऐसी बनी कि इतना ज्यादा एक्साइट हो गया, इग्नाइट हो गया वो? ये तो जो वो फुटेज है उसमें भी नजर आ रहा है, सारी चीजें आ रही, लेकिन लड़के का जो इब्तदाई मौकफ था वो यही था कि मैंने अपने गिफ्ट्स दिए हुए हैं, मैंने एक आईफोन दिया हुआ है, मैंने कुछ डायमंड की रिंग दी हुई है, मैं वो अपनी चीजें वापस लेने गया था, क्योंकि जब मैंने शादी के लिए कहा तो सामिया हिजाब ने इनकार किया, तो फिर मैं तो मिल गई वापस चीजें मिल गई, वापस कर दी? हाँ जी बिल्कुल, चीजें जो है वो वापस हो चुकी है और सुलह हो चुकी है और माफ भी कर दिया गया है। अब अगर दोबारा दोनों तरफ से कोई भी, क्योंकि सामिया हिजाब ने जब उसके वालिद आए हैं ना मुल्ज़म के यहाँ पे, तो उनको बताया कि आपके बच्चे की भी बहुत सारी ऑडियोज मेरे पास है, तस्वीर मेरे पास है, इसके अलावा जो पैसे मैं देती रही हूँ आप लोगों को
उसके भी स्क्रीनशॉट जो है वो मौजूद है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें जारी रखेंगे तो फिर मेरी तरफ से भी आप इसी तरह का जो है वो सोचे कि मैं भी फिर इसी तरह का जो है वो आपको जी। जवाब तो दूंगी। सदाम, आपको आप मुझे बात बताएं कि इन्होंने जो शुरू में बच्ची ने बयान दिए थे कि जी मुझे खतरा है, मुझे शदीद खतरा है, बाद में भी मुझे कहा कि कोई- अगर ये बच गया हाँ। और निकल आया जेल से तो फिर मुझे खतरा है मेरी जान का। जान को खतरा है। तो आपको जब किसी से जान का खतरा होता है तो आपके लिए क्या सेफ है कि वो अंदर उसको सजा मिले, वो जेल में हो या वो बाहर हो? और ये गारंटी कोई अदालत ने ली है या फिर पुलिस ने ली है इसकी लड़की? मतलब विल शी फील सेफ एक्चुअली कि ही इज आउट बगैर किसी सजा के, तो ये सेफ महसूस करेंगी? मैं इसमें एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। वो जो सामिया हिजाब का बयान था ना, वो थोड़ा जज्बाती बयान था और थोड़ा इब्तदाई था। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे नादरीन को भी पता होना चाहिए कि इस माशरे में जहां पर हम मौजूद है ना, जहां पर जो मुल्ज़म है ना उसको 100% सजा मिलती है, 50% मुद्दई को भी सजा मिलती है। वकील करना है, कचहरी में जाना है, पेश होना है और बहुत कुछ करना पड़ता है मुद्दई को भी। तो वो लोग जो है ना, वो जब थोड़ा सा केस चलता है ना, फिर तंग भी आ जाते हैं कि अपनी मसरूफियात छोड़ के अब मैं अदालत में जाऊं, अब मैं वहां पे पेश हूं, अब मैं वो सारा दिन गुजर जाता है, तो लोग बाद में तंग भी आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बुनियादी वजह है। और फिर चूंकि जब वो केस नया था तो वो उस वक्त सामिया भी जो है वो थोड़ी जज्बाती थी। और नहीं, इस तरह आप के सही कह बयानात रहे हैं। नहीं होते मेरी थे। कोई मुलाकात हुई कुछ हमारे सीनियर्स एडवोकेट से, जी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बुरा हाल है ना लॉ एंड ऑर्डर का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सजाएं नहीं होती। और सजाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि केस मुकम्मल ही नहीं होता। इतनी माफी तलाफी हो जाती है कि जब आगे केस बढ़ेगा नहीं, जज सजा दे नहीं सकते, सुना नहीं सकते, केस खत्म हो गया, तो वो किसी के लिए इबरत नहीं बनती, किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बनती, और ऐसे क्राइम्स फिर होते रहते हैं। इवन मर्डर केसेस में क्या होता और है, ये बिल्कुल बहुत वो बड़ा क्राइम अलमी अगेंस्ट है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट जी, है ना, वो यहाँ पे फॉलो बात किया ये कि अगर कोई क्राइम होता है तो अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द कल्चर, सोसाइटी के लिए भी तो एक उसके अगेंस्ट क्राइम है ना। जी सदाम, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम बाहर के ममालिक में जब देखते हैं ना कि वहां पे ये रूल होता है कि अगर मुद्दई ने माफ कर दिया ना तो फिर स्टेट मुद्दई बन जाती है। वो कहती है क्राइम तो हुआ है ना, बेशक। हम उस क्राइम को तो माफी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जब मुद्दई माफ कर देता है तो फिर स्टेट जो है वो पीछे हट जाती है। ये एक बड़ी वजह है। और दूसरा, जिस तरह अभी मैंने अभी भी आपको बताया कि उसने वालिदैन को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। बुजुर्ग वालिद है उसके मुल्ज़म के, जो यहाँ पे खुद इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने बड़ी मात। और ये भी कहा गया, अच्छा सदाम बहुत शुक्रिया आपने इस क्योंकि केस से क्या बता कि आगे फ्यूचर में कभी कोई ऐसा वाकया होगा तो लोग ना सीरियसली लें। देखिए ना, वही बात है कि स्पेशली वॉशिंग जब वो लेना पब्लिक वाली बात। इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, ये बच्ची को अगर सीरियस भी बोलेगी तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए, इससे इस केस से ये एटलीस्ट सबक लें कि आप अपनी जो मामलात है वो निपटा लें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सोशल बिल्कुल, मीडिया पर end जब तक एक चीज पहुंचे, आती है, बिल्कुल, इल्जामात लगते हैं, तो फिर दोनों तरफ से लोग अगर क्राइम हुआ है, तनकीद कोई कर भी रहे होते हैं गुनाह और- हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, सजा उसकी बनती है और वो देनी चाहिए स्टेट को। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस फिर आते हैं, आएंगे जाइए। वापस की वॉचिंग। जी, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के बड़े हीरोज है भाई, हर फील्ड में कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो एक और कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तान के लिए, एक बड़ा एजाज है। डॉक्टर दुआ अली खान की किताब आलमी कैटेगरी में उसने जगह बना ली है। डॉक्टर दुआ अली खान पाकिस्तान की पहली मेडिकल राइटर बन गई है। अमेजॉन पर उनकी किताब है लेजर्स इन, उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। और वजारत सेहत से मेडल भी डॉक्टर दुआ अली को मिल चुका है। टेली मेडिसिन प्रोग्राम देही इलाकों में लोगों को मुफ्त मुशावरत भी फराहम करता है उनका जो प्रोग्राम है। तो डॉक्टर दुआ अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी दुआ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? जी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, बहुत मुबारक हो आपको और हमें भी। थैंक यू, खैर मुबारक। अच्छा, व्हाट इज इट अबाउट, ये जो किताब है लेजर इन, इसके बारे में बताइएगा। इसमें क्या डिटेल है? सो एस्थेटिक मेडिसिन जो है ना, वो एक डर्मेटोलॉजी की सब स्पेशलिटी होती है। सही। एस्थेटिक जो है उनको कहते हैं जैसे आप अपनी स्किन को इनहांस करें। एस्थेटिक काफी सारी फील्ड्स में है, डेंटिस्ट्री में है, गायनी में है। सो आई डिड इट इन स्किन। तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बोटॉक्स हो गया, पीआरपी हो गए, एक्सोसोम्स हो गए, तो एस्थेटिक उसके ऊपर होता है। तो ये आपकी बुक को यानी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि देखिए दुनिया भर में मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और आप एजुकेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप पाकिस्तान में होते हुए बेस्ट सेलर आपकी बुक है अमेज़न पर। तो ये तो बहुत बड़ा एहसास है। लोगों की तवज्जो उस पे कैसे आई इस बुक के लिए? क्या इंटरेस्ट था कि इतनी सेल हुई?
So I think it's a blessing of Allah firstly, and Alhamdulillah within 1 month of release वो पहले रिलीज के ऊपर टॉप आई थी, क्योंकि Amazon पे 2 कैटेगरीज होती हैं कि जब आप बुक रिलीज करते हो तो वो उसके टॉप पे आती है, एंड देन उसका तो बेस्ट सेलिंग में आती है, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी कॉपीज सेल आउट होनी है। तो क्या है उसमें हाँ, ऐसा उसमें खास क्या है बुक में, जो क्या बिल्कुल। रिसर्च है आपकी जो दुनिया में अभी तक नहीं हुई और आपने उस बुक में? सही, उनको क्योंकि सब हर चीज गूगल से मिल जाती है, एआई से मिल जाती है, तो वो जो बुक लोगों ने ली उसमें उनको ऐसा खास क्या मिला कि उन्होंने कहा भी ये तो बुक खरीदनी है हमें, उसमें क्या तो अट्रैक्शन है? मैंने वो जो बुक है वो स्पेशलाइजेशन जब मैं कर रही थी तो मैंने उसके नोट्स बनाती थी, मैं पीआरपी के टॉपिक के, बोटॉक्स के टॉपिक के, एंड आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं इसको सिंपलीफाई करूं, तो मैंने उसको बहुत सिंपलीफाई करके लिखा है। एंड देन आई हैव अ सीनियर, हर नेम इज डॉक्टर मरियम, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस फॉर हर। शी हैज डन एमएससी इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो मुझे याद है कि शी वॉज इन लंदन दैट टाइम और मैं यूएस ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर मरियम मुझे ना बुक लिखनी है, मेरा बड़ा दिल है, बट यू नो आई वांट अ हेल्प अस वेल, कि कोई पीयर रिव्यू तो करे। तो उन्होंने कहा था दुआ तुम जिस तरह भी कर सकती हो ना करो, वी विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू। फिर वही हुआ कि सारा जो कंटेंट था मैंने लिखा, पूरी बुक मैंने खुद से डिजाइन करी, एंड देन मैंने अपने सीनियर्स को सेंड करी फॉर द अप्रूवल। सही है। एंड उसकी अप्रूवल के मैं कह रहा हूँ और जैसे बाद बुक होती है, किसी हिस्ट्री पे आप कोई रिसर्च करते हैं या फिर शायरी की बुक होती है या और दीगर बुक्स होती हैं, वो तो सब पढ़ते हैं, मासेस पढ़ते हैं उसको और फिर बेस्ट सेलर राइटर का अंदाज पसंद होता है, अंदाज पसंद होता है लिखने का, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उसकी ऑब्जर्वेशन। ये जो बुक है ये स्पेशलाइज्ड है, यानी डर्मेटोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ेंगे, तो करिकुलर में कहीं ये जाएगी, अगला स्टेज क्या है इसका? That really depends, but we are trying to get the second edition of it, and second चीज ये कि definitely we will try कि ये further जो है in the abroad जो है हम इसको more publications में रखें। I'm trying कि ये Apple के ऊपर publish हो जाए, तो इंशाल्लाह I'm in the process of that। और लोगों को इसमें कोई अट्रैक्शन ये भी लगी कि भाई जो हमने नहीं, कहीं आप और नहीं जैसे पढ़ा, हमारे लोग तो नहीं पढ़ेंगे ना ये। जी जी बिल्कुल, या ये लोग मेडिकल नहीं वाले के भाई इसमें इतना वो कंटेंट है जो हमें कहीं और नहीं मिल रहा है ना, ऐसा भी हुआ होगा ना। तो I think it's the simplification And as the well। simplification। जो जब आप कोई भी मेडिकल जो है ना, मेडिकल की कोई भी चीज हो ना, एनाटमी होती है जो स्किन के ऊपर होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो सही जब आप बात उससे बहुत सिंप्लीफाई करते हो ना, तो यानी वो terms बहुत easy definitely- use की गई होंगी। यही बात कि उससे उसको समझना आसान। सही बात, मैं भी वही बुक लूंगी कि जो मुझे लगेगा यार ये समझ आती है, ये आसान है, वरना वाकई इतने पक्के पक्के मुश्किल अल्फाज होते हैं जैसे कि कैसे हर एक को नहीं सपोज समझ अगर आता। कोई एक बात आपको याद आ रही हो कि मैंने ये चीज बड़े आसान तरीके से बयान कर दी, लोगों ने पसंद किया, तो Simplification। फेस के ऊपर जब आप बोटॉक्स करते हो तो मैसेटर होता है, निजालिस होता है, तो दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। हम नोज को और फोरहेड को अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ और कहते हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम जब बोटॉक्स इंसान कर रहा होता है ना, तो वो घबराता है, नर्वस होता है। इनफैक्ट कोई सर्जरी भी कर रहा होता है ना, वो घबराता है कि यार मैं गलत सूचना ना कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बोटॉक्स इज एग्जैक्टली लाइक दैट। फेस की बात है ना, फेस खराब हो जाता है जी, और वो कौन माफ करेगा, फेस खराब हो जाए चेहरे का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। हाँ। यस, नहीं सही बात है, ब्रूजिंग हो जाती है आपका, कभी तो गलत बहुत simplify गलत करने पता है की ऊपर नीचे मुंह हो जाता है, आंख कैसे हो जाएगी, कोई गलत आपका मसल पैरालाइज अच्छा हो गया बेस्ट तो क्या सेलर का करेंगे? अगर जैसे अमेज़न पे बेस्ट सेलर का मतलब क्या है, यानी कितनी कॉपीज उसकी सेल हो गई? right now I wasn't expecting but it went to thousands, so और एक बुक की वैसे क्या कॉस्ट क्या होती है दुआ, उसकी प्राइस क्या होती है वैसे इस बुक की, क्या प्राइस? मैंने नादिया आई ट्राई टू कीप इट एज लो एज आई कैन, और जो Amazon की हार्ड कॉपी होती है ना, वो $9 से कम नहीं कर सकते, तो मैंने $9 ही रखी, और दूसरी वाली वाज $5, तो मैंने बहुत कम कॉस्ट रखी, बिकॉज ये नहीं था कि मुझे फॉर द सेलिंग पर्पस या मुझे बिजनेस के लिए ही करना और था। कहाँ ज्यादा खरीदी गई, मिडिल ईस्ट में आपने देखा ज्यादा खरीदी गई या फिर यूरोप में, किस तरफ? It was done in US since book के reviews भी US से ज्यादा थे, and maybe because I have my seniors working in US right now, तो US and UK तो दो ऐसे मुल्क थे कि जहाँ पे रिव्यूज आए, और तभी फिर आप Amazon नंबर को 1 पे जाके जाएगी ना check अमेज़न करो, में, क्योंकि you will यूएस find it। सबसे US बड़ी में। मार्केट है, अगर वहां सही सेल करेगा तो वो फिर वर्ल्ड में आपका उसका ना स्कोर तो करेगी। फिर आप कोई और एक और दुआ, बुक आप कर रही हैं इसका सीख, सॉरी, एक और बुक हाँ, आपकी आ रही है next कोई, book पे आप काम उस पे कर क्या रही हैं? रिसर्च कर रही हैं आप, कोई अलग रिसर्च है?
मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि ये वाली बुक जो है मैं एप्पल बुक्स के ऊपर भी लॉन्च करूँ, एंड आफ्टर दैट यस डेफिनेटली थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड करके इन्वेसिव प्रोसीजर्स के ऊपर नेक्स्ट हम सेकेंड एडिशन लिखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो वो बुक है ना जो हार्ड कॉपी आपने बताया, एक होती है वो फिर जो किंडल विंडल पे आप पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी आप बुक्स पढ़ लेते हैं, वो सस्ते ई कॉपी सस्ती पड़ती है, वो है ना, वो भी आ रही है। हाँ, वो $4 की है, वो है इसकी, इस वाले बुक की है। जब तक किताब हाथ में ना होना ज़ुहैब, और मजा नहीं आता स्टडी का है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कहना है इस पे? वो किताब कुछ रब्ता किया उसकी आपसे? पेजेस की खुशबू, उसकी फील, टेक्सचर, वो जरूरी है, वो ई बुक्स में नहीं होता। ई बुक में तो आंखें तक जाती हैं भाई। बिल्कुल ऐसी है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कहती है? उन्होंने कोई आपको एक्नॉलेज किया, कोई शील्ड वगैरह दी? अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर मुझे जो है जो शाहिना शेर अली बलोच है फ्रॉम द वुमेन डेवलपमेंट, उन्होंने जो एक्नॉलेजमेंट दिया था, अवार्ड दिया था। और अभी रिसेंटली इन अगस्त मुझे जो गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी हैं, उनके बेटे ने जो जैद खान टिसूरी, उन्होंने अवार्ड दिया था बिकॉज कामरान टिसूरी के सर के कुछ कमिटमेंट्स थे तो ही कुडंट कम, बट ही वाज सपोज्ड टू बी द चीफ गेस्ट। So, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ भी उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी दुआ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मेडिकल में देखिए, ये कोई ऐसा नॉवल वगैरह भी नहीं है, मेडिकल बुक, कितना लोगों के पास एक्सेस है इतनी सारी बुक्स का, और तो इसकी ये टारगेट बहुत ऑडियंस भी बड़ी कम बात है ना, टारगेट मार्केट भी इसकी स्पेशलाइज्ड है, यानी आम लोगों के लिए नहीं है ना। ऑब्वियसली यार मैं और आप तो नहीं खरीद के पढ़ेंगे। बिल्कुल, अब देखो वही लोग पढ़ेंगे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, डर्मेटोलॉजी के एक स्टूडेंट्स फील्ड, हैं। लेकिन जो एस्थेटिक्स है ना, उसमें तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ना भी हो तो भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, और उसमें वो कोर्सेज करके भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आई थिंक उसकी एक ऑडियंस है, एक रीडरशिप है उसकी काफी। एस्थेटिक्स इस वक्त बड़ा सक्सेसफुल काम जा रहा है, बहुत पैसा भी है, बहुत शोहरत भी है, और क्लाइंट्स भी बहुत। मैं कहती हूँ हर घर की जरूरत है, हर घर में जितनी खवातीन है उनकी जरूरत। लेकिन ये गलत जगह अगर चले गए तो फिर बहुत बुरी शक्लें भी नजर आ जाती है। गलत हाथों में आप पड़ेंगे, गलत हाथों में पड़ गए, उल्टा पड़ जाता है भाई, मुश्किल हो जाती है। बल्कि वापस दोबारा उस चेहरे को लाना। अच्छा, मैं ये भी कहूंगी कि वो लोग जो ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं ना, प्लीज ये दोबारा से पढ़ ले, क्योंकि ये की गलतियां हो रही हैं उनसे, बड़ी अजीब दुख होता है। पता है कि नाक पता चले ऐसी थी, वो फिर ऐसी हो गई, और अरे बोटॉक्स से गुठलियां, फिलर से जो जितनी तबाइयां होती हैं, फिलर्स गिर गए, यहाँ लगाया इधर आ गया, फिर जब डिसॉल्व किया तो असली आपका अपना भी फैट डिसॉल्व हो गया। मुझे कुछ चेहरे ऐसे क्यों लगता है मुझे, जैसे आपको हंसी की बात करते हैं उनसे तब भी वो हंसते हुए लग रहे होते हैं, या कोई गम की बात हो जाए तब भी वो हंसते हुए लग रहे होते हैं। ज़ुहैब कैसे हंसते हो? मतलब मुंह का मसला आपका, क्योंकि मैं पैरालाइज हो गया, साथ नहीं देता, तो वो आवाज आती है लेकिन चेहरा नहीं हंस रहा होता। अच्छा, अब मैं समझा, जब भी मैं कहूँ यार मैं एक जोक ट्रैक कर रहा हूँ, वो भी शक्ल वही है, कोई ऐसी खबर दे रहा हूँ उस पे भी शक्ल ऐसी नजर आ रही है। ने बड़ा मसला है कि जो हमारे ना कि हमने यंग लगना है, यंग दिखना है, उसका ताल्लुक ना ज्यादा आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपकी डाइट वगैरह, इससे कम प्रोसीजर्स कराएं। कुछ लोग जो है ना, उनकी एक जैसी शक्लें होंगी, यहाँ से फूले हुए, देखा है आपने, आंखें बंद हुई हुई, लिप्स बाहर आके बिल्कुल बतख बन गए, ये ज्यादा ये टू मच है। तो आप ये बुक पढ़े ताकि जो है ना आप जरा उसको समझे कि आपने ना भी करना। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, अब हम कुछ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, हम कैसे भूल सकते हैं मोहतरमा बेनज़ीर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और जमहूरियत वो सिस्टम है कि जिसमें ग्रास रूट लेवल तक, आवाम तक उनकी बेहतरी के लिए उनके हुकूक पहुँचाए जाते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। तो पाकिस्तान में जमहूरियत ज़ाहिर है अभी ट्रांजिशनल फेज में है, वो जमहूरियत के समरात हमें उस तरीके से मिल नहीं पाए, आइडियल डेमोक्रेसी तक हम पहुंचे नहीं है। तो रीबिल्डिंग फेज जैसे कहते हैं ना, टीम का हमेशा चल रहा होता है, क्रिकेट टीम का, तो जमहूरियत का भी यही चल रहा है। अपना पूरा करने देते हैं, उनको अपना टेन्योर पूरा करना है, ताकि कि बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-2 टर्म्स भी होते हैं तो ज्यादा अच्छे आपको जो है ना चीजें देखने को मिलती हैं, अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, अच्छी आपकी पॉलिसीज होती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट। तो वो जो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है ना, वही जमहूरियत है। अब आप इसी को अगर एलिब्रेट करें, इस रोटी कपड़ा मकान के नारे को, तो जमहूरियत है ही इसीलिए कि लोगों तक रोटी पहुंचाई जाए, लोगों तक मकान पहुंचाया जाए, लोगों तक कपड़े पहुंचाए जाए, यानी लोगों की वेलबींग, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। और फिर इसमें जो कुर्बानी उन्होंने दी, भूलने वाली नहीं, जो हमेशा याद रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, कि डेमोक्रेसी क्या है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। बिल्कुल ऐसे, ये याद रखें, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने कहा ना कि बाय द पीपल फॉर द ऑफ द पीपल भी, यानी लोगों में से ही बिल्कुल वो नुमाइंदा आएगा, बेशक लोगों के लिए, लोगों में से
और लोगों के लिए ही काम करें। और डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होती है कि जब हमारे मुल्क में अगर हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक, हमारी मिलिट्री सब साथ हो, सेम पेज पे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं जो चाहते हैं एका ना हो, में यूनिटी ना हो, तो गलत देखिए दुनिया भर में जो अभी तक सिस्टम्स जो अभी तक लोगों ने जिन पर तजुर्बे किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो जिसके सम्राट मिले हैं दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, वो जमहूरी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, जिसमें लोगों तक एक, जिसे कहते हैं ना फलाही रियासत की हम बात भी करते हैं, हम ऐसी स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ लोगों को एक आम आदमी का हक उसको मेक श्योर किया जाता है, सेफ गार्ड किया जाता है, तो वो सिस्टम डेमोक्रेसी है अभी तक जो हमने देखा है। तो हमारे मुल्क में भी हम ये दुआ करते हैं कि ज़ाहिर डेमोक्रेसी और वो एक वोट का जो एक हक है वो आप बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि उस हक के बाद ही जो आपके दीगर हुकूक हैं वो आपको मिलने हैं कि पार्लियामेंट में आप किन लोगों को भेज रहे हैं इलेक्ट करके, और क्या वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं या इस काबिल भी हैं कि आपकी आवाज़ बन सके। बेशक, और ये एक बात समझ लें, मान लें, आप एक बहुत बड़ी कुव्वत के शहरी हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है। कोई, मैं कहती हूँ, ऐसा इजलास नहीं होता, कोई खिताब ऐसा नहीं होता अभी दुनिया में कहीं भी जिसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता। तो माशाल्लाह बड़ी इज्जत है हमारी, क्रिकेट वगैरह को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट है, और वो हम सब पे जिम्मेदारी आती है कि ये रिस्पेक्ट कायम रहे। बिल्कुल, और अल्लाह की दुआ इस दुआ के साथ शो का इख्तिताम करते हैं कि जमहूरियत इस ट्रांजिशनल फेज से निकले और एक्चुअल डेमोक्रेसी उसको हम एक्सपीरियंस करें, हम लोग, हम सब आम पाकिस्तानी, ताकि हमें हमारी बेहतरी के लिए काम करें हमारी हुकूमत। तो इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। ज़ोएब और नादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।